हेलो एस्पिरेंट्स। चंपारण सत्याग्रह 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में बिहार के चंपारण क्षेत्र में नील की खेती के विरोध में यह कृषक आंदोलन होता है। रिफाइंड नोट्स मॉडर्न इंडिया में आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इस कृषक आंदोलन की चर्चा करेंगे नील की खेती के खिलाफ। इसी आंदोलन में सबसे पहले महात्मा गांधी ने भारत में नेतृत्व किया। सक्रिय राजनीति में, भारतीय सक्रिय राजनीति में उन्होंने नेतृत्व किया सबसे पहली बार चंपारण सत्याग्रह से ही, चंपारण आंदोलन से ही। उनका जो राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए मुख्य अस्त्र था सत्याग्रह, उसका प्रथम प्रयोग भारत में उन्होंने यहीं से आरंभ किया और उन्हें सफलता भी मिली, मतलब देशवासियों को सफलता मिली। यह नील की खेती क्या है? यूरोप में नील के खेती से नील का बहुत डिमांड था रंगाई के लिए, तो यहाँ पर नील की खेती करवाना अनिवार्य था। आप पहले भी बंगाल में देख चुके हैं कैसे आंदोलन हुआ है इसके संदर्भ में 19वीं सदी में। अब चंपारण, बिहार के चंपारण क्षेत्र में यह खेती हो रही है, लेकिन यहाँ एक विशेष प्रकार से हो रही है। यहाँ 3 कट्ठिया सिस्टम है। 20 कट्ठे में 3 कट्ठे, 20 कट्ठा होता है 1 बीघे का, 1 बीघा में 20 कट्ठा, और उसके 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। अगर आप किसान हैं, आप किसान हैं और आपके पास जो भी ज़मीन है उसके 15% भूमि पे, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में आपको 20 कट्ठा ज़मीन में से 3 कट्ठे में आपको नील की खेती करनी है। यह अनिवार्य हो गया था। यह अनिवार्य हुआ था जो नील प्रोड्यूसर हैं उनके द्वारा रामनगर और बेतिया राज में बहुत सारे ज़मीन दिए गए ठेकेदारी के लिए, और उन्होंने यह अनिवार्य कर दिया कि आपको खेती करनी है। इतना ही नहीं, यदि आप नील प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप केवल और केवल इन्हीं नीलों को बेचेंगे, इन्हीं नील प्रोड्यूसर्स को बेचेंगे, इंडिगो प्रोड्यूसर्स को बेचेंगे, कहीं और नहीं। और ये लोग, नेचुरल सी बात है कि आपके सेलिंग में मोनोपोली बना लिया इन्होंने कि केवल आप हम ही को बेच सकते हैं। दैट मीन्स कि मनमाने भाव में आपको खरीदेंगे, बहुत ही कम रेट में, जो मार्केट रेट होना चाहिए, और उससे कई एक गुना फ़ायदा लेकर के यूरोप में, चूँकि वहाँ पे रंगाई का काम चलता था नील से, वहाँ पर वो सेल करते थे। 1900 ईस्वी के बाद नील की खेती तो हो रही थी, लेकिन उसमें और भी विभत्सता आ गई। यह आने का कारण था कि सिंथेटिक नील यूरोप में आ चुका था। नील का जो प्रोडक्शन हो रहा था खेतों में, उसका डिमांड कम हो गया। डिमांड कम होने पर जो यहाँ के नील प्रोड्यूसर थे, उन्होंने, जो ज़मीन के ठेकेदार थे, उनको तो घाटा होगा, चूँकि मूल्य गिर गया, रेट गिर गया सिंथेटिक नील आने की वजह से यूरोप में। तो उन्होंने चाहा कि 1-2 व्यवस्था लगा दिया जाए, जो क्षतिपूर्ति है वो इन्हीं किसानों से लिया जाए। तो तरह तरह के उन्होंने टैक्स लगाए। एक तो पहले ही उस खेती में इन्हें प्रॉब्लम है, ज़मीन भी बंजर हुआ करती थी इस खेती को करने से, और उन्हें सही दाम भी नहीं मिल रहा था। इसके बाद उन्होंने अलग अलग तरह के कर लगा दिए। अब इस बहुत ज़्यादा बोझिल मानसिकता से आपको उबरना है, इससे बाहर निकलना है, तो उन्होंने एक रास्ता भी खोला कि आप तवान दीजिए और नील की खेती से हमेशा के लिए मुक्त हो जाइए। तवान एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, उसका नोमेनक्लेचर तवान से किया गया है। और यह कुछ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप, और इसके अलावा भी बहुत सारे आपके साथ अत्याचार हो रहे हैं, आपसे बेगारी भी करवाया जा रहा है, तरह तरह का समस्या है। मतलब बंगाल के किसानों से भी बदतर स्थिति। अब आगे कुछ न कुछ तो होगा। अगर इतना अत्याचार होगा तो मैंने बताया कि 1900 के बाद ऐसा होता है कि यूरोप में नील जो है उसका रेट गिरेगा। यहाँ के जो प्रोडक्शन वाले नील है उससे खेती के जो होते हैं वहाँ सिंथेटिक नील आ चुका है। तो चंपारण में 1905 से 1908 के बीच कई एक विद्रोह होंगे। उन विद्रोहों में हिंसा भी होगा, लेकिन सरकार और नीलों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद राजकुमार शुक्ल गांधी जी को न्योता देंगे। वो भी उनके पास भी बहुत सारे ज़मीन हैं, समृद्ध वो ज़मीन के मालिक हैं, और उन्हें भी यह समस्या है, और वो समझ भी रहे हैं वहाँ उस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को। तो उन्हें दिखता है कि गांधी जी इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। उन्होंने इन्वाइट किया 1916 में। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन के बाद गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं और वहां पर जो किसान हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं।
जो राजकुमार शुक्ल ने उन्हें न्योता दिया था कि आप यहाँ आइए, यहाँ की समस्या देखिए, इसका निदान कीजिए, तो वो देखते हैं और वो सही पाते हैं। वो कुछ कांग्रेसी नेताओं के साथ यह कार्य करते हैं, जिसमें 2-3 नाम प्रमुख है। वो है आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और ब्रजकिशोर। ये लोग समस्याएं सुनते हैं, पूरे क्षेत्र का तरह तरह के किसान आते हैं और उनकी समस्याएं सुनाते हैं। लेकिन अब स्थानीय प्रशासन के कान खड़े हो जाएंगे। वो गांधी जी को आने के बाद सबसे पहले समझाएंगे, वो सबसे पहले रोकने का प्रयास करेंगे। जब वो पॉसिबल नहीं होगा समझाएंगे कि आप यहाँ से चले जाइए। और इसके बाद जब इन दोनों से बात नहीं बनती है तो बेतिया प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है, उन्होंने गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन गांधी जी अपने स्टैंड पे अडिग रहे कि जब तक मैं सारे किसानों की समस्याओं को सुन नहीं लेता, इनकी जो सुनवाई है वो पूरी नहीं हो जाती है, तब तक मैं इस क्षेत्र को नहीं छोड़ूंगा। इन द सेंस कि इनका समस्या का निदान होना चाहिए। अंततः बिहार के गवर्नर ने मजबूर होकर के एक कमीशन बनाया, नियुक्त किया, जिसमें गांधी जी को भी मेंबर रखा कि इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन हो, क्या सच्चाई है और क्या नहीं। ये तो सच्चाई थी ही, गांधी जी और कांग्रेसी अन्य नेता भी इस सच्चाई को फाइंड आउट करते हैं, तो नेचुरल सी बात है कमीशन का जो समिति होगा वो भी करेगा। और उसने किया, जांच किया, सही पाया। और जब सब कुछ सही पाया गया तो चंपारण कृषक अधिनियम बना, जिसमें कि ये 3 कठिया सिस्टम को हटा दिया गया। और भी बहुत सारे उसमें क्लाउज आए, जिससे कि जो किसान हैं उनको सहूलियत हो। तो कुल मिलाकर के इसके बाद इतने से काम बनता नहीं है। गांधी जी ने जो रकम, जो इन्होंने टैक्स लगाया था अलग अलग, जो यूरोप के मार्केट का मैंने बताया आपको कि सस्ता हुआ, तो इन्होंने चाहा कि क्षतिपूर्ति यहीं से कर लें, इन पर अलग अलग टैक्स लगा लें, इनसे तवान ले लें। तो इस तरीके से जो भी नाजायज़ धन इनसे खींचा गया था किसानों से नीलहों के द्वारा, तो गांधी जी ने दबाव बनाया कि वो पैसा भी लौटाइए। और अंत में नीलहे जो पैसा उन्होंने लिया था उसका 25% रिटर्न करने के लिए रेडी हो गए। तो यह है चंपारण सत्याग्रह। यहाँ से गांधी जी की कहानी शुरू होती है। गांधी जी एक्चुअल में इंडिया आते हैं 1915 में, बट यहीं से कहानी शुरू होती है और आगे अन्य आंदोलनों को देखा जाएगा। अब गांधी जी की भूमिका लगातार आपको मिलते जाएगी। अभी कृषक आंदोलन चल रहा है, अभी आगे और हम लोग जब मॉडर्न इंडिया में आगे बढ़ते जाएंगे, अभी 1857 बाकी है और भी कुछ चीज़ें बाकी हैं। इसके बाद जब हम लोग रियल इस फेज में आएंगे तो गांधी जी का रोल देखेंगे और यह पता चलेगा कि मॉडर्न इंडिया में गांधी जी का क्या रोल है। और यूपीएससी के लिए गांधी जी पर कोई ना कोई क्वेश्चन इतना फेवरेट क्यों है कि लगभग हर साल पूछा जाता है। लगभग हर साल, एक आध साल अगर गैप हो जाए तो हो जाए, इसलिए लगभग मैंने यूज़ किया। हर साल